8वां अध्याय। कौन सा चतुष्क चल रहा है? किस चतुष्क की बात कर रहे हैं अपन अभी? जो 8वां चैप्टर, कौन से चतुष्क में? BSNL क्रिया था ना, B फॉर भेषज पहला गया, S फॉर स्वस्थ चतुष्क। एक सेकंड थर्ड ईयर में है ना स्वस्थ व्रत की किताब, स्वस्थ व्रतम। स्वस्थ व्रतम, स्वस्थ रहने के लिए जिस व्रति का प्रयोग किया जाता है, मतलब जिस रास्ते पे आपको चलना है अगर आपको हेल्दी लाइफ जीनी है तो, वो किस किताब में है? स्वस्थ व्रत वाले। और अपन जो चतुष्क पढ़ रहे हैं वो कौन सा है? स्वस्थ चतुष्क। स्वस्थ चतुष्क में अपन ने क्या क्या पढ़ा देखो। दिनचर्या, आहार, विहार, ऋतुचर्या, वेग। अब क्या पढ़ रहे हैं? सदव्रत। पांचवा चैप्टर, किस तरह से खाना है, कितना खाना है, खाने की मात्रा क्या है, क्या पहनना है, हाथ पांव धोने हैं, छाता रखना है, सारी बातें पढ़ी। आहार, विहार, दिनचर्या, वो सब। ऋतुचर्या में षड ऋतुएं पढ़ी, योग सातम में पढ़ा। वेग विधारण में डेली कौन से वेग धारण करने के होते हैं, कौन से नहीं धारण करने के। नेक्स्ट वन इज सदव्रत। मनुष्य एक सामाजिक जीव है। सामाजिक जीव का अर्थ ये हुआ कि यहां पर आपको इस तरह से रहना है कि आप भले ही स्वतंत्र रहें, लेकिन एक व्यक्ति की स्वतंत्रता वहां खत्म हो जाती है जहां दूसरे की शुरू होती है। जैसे मान लो आप अपने घर में बैठे हो, अपने रूम में, आप कुछ भी करो, रो, हंसो, चिल्लाओ, गाओ, पता चलेगा आपने गाने चला दिए और पड़ोस के 10 घर डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो वो आपकी स्वतंत्रता नहीं है। आप उस गाने को उतने ही वॉल्यूम तक चला सकते हैं कि पड़ोसी को नहीं सुनाई दे। समझ आ रही बात? ठीक वैसे ही इस सामाजिक परिवेश में आपको क्या क्या चीजें करनी है और क्या क्या नहीं करनी, वो सब आचरण किस में आता है? सद्वृत्त के अंतर्गत आता है। दूसरे तरीके से बात करें तो सत्य का मतलब सत्य, जो सच्चाई का रास्ता है, वैसा विहार, वैसी जिंदगी, वो किस में पढ़ेंगे? सद्वृत्त। लिखो, इस 8वें अध्याय का नाम है इंद्रिय उपकर्मण्य, क्योंकि पहले इसमें इंद्रिय पंचक का वर्णन। लिखो, इस अध्याय में सद्वृत्त का निर्देश किया गया। इस अध्याय में सद्वृत्त का निर्देश किया गया। अपनी भाषा में कहूं, वो सारी चीजें जो अपने को घर वाले बड़े बुजुर्ग मना करते हैं, उन सब चीजों का कंपाइलेशन है सद्वृत्त। अब पढ़ते हैं इंद्रिय पंचक। नाम से पता है कि इंद्रियों से रिलेटेड कोई 5 चीजें हैं, जिनके आगे फर्दर और 5 टाइप्स होती हैं। इंद्रिय पंचक, 5 इंद्रिय, 5 इंद्रिय द्रव्याणी, 5 इंद्रिय अधिष्ठानी, 5 इंद्रिय अर्थ, 5 इंद्रियों की बुद्धि। इति उत्तम इंद्रिय अधिकारी। एक बार ये टुकड़ा आ गया था यार, जिसको इंद्रिय उपकर्मण्य चैप्टर का नाम याद था उसके कोई टेंशन हुई। और दूसरी बार एक लेक्चर का मौलिक सिद्धांत का पेपर था, उसमें आया था, हरियाणा के अंदर की बात है शायद, मुझे ठीक से याद नहीं क्योंकि इतने सारे पेपर हैं। तो उसमें ये पूछा था कि इति उत्तम इंद्रिय अधिकारी किसके लिए कहा गया? तो इंद्रिय पंचक। सबसे पहले 4th कोटेशन, मन। अति इंद्रिय पुनर्मन।
लेकिन ये मन अति इंद्रिय है। अब देखिए अति वो वाला नहीं है, ज्यादा वाला, तब बड़े ही की मात्रा है, और यहाँ पूरा अर्थ ही चेंज हो जाता है। जो इंद्रियों की सीमाओं से परे है, जिसे इंद्रियों के द्वारा नहीं प्रत्यक्ष किया जा सकता, वो अतीन्द्रिय है। सत्व संगकम चेत इति आहुर एक पर्याय, सत्व और चेत। तद अर्थ आत्म संपदायत चेष्टम, चेष्टा प्रत्यय भूतम इंद्रिय। कौन? मन। डायरी में लिखना है इसको, समझाने की कोशिश करता हूँ और ये तुमको आ जाएगा समझ, मुझे पता है। देखो, पांच चीजें हैं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये पांच चीजें अपने अपने इंद्रिय को अपना अपना संकेत देती है। रसेंद्रिय, रूपेंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय, शब्द इंद्रिय। आवाज ज्यादा धीरे हो जाए तो बता देना, थोड़ा जैसी तेज बोलता हूँ गला खराब सा हो रखा है तो दिक्कत हो रही है। और ये घ्राणेन्द्रिय, ठीक है। इन पांचों की अपनी अपनी सूचना है। चार ही कैसे हुई? पांच। हाँ, इसके बाद जाती है मन के पास। यहां से आत्मा के पास। आत्मा को विषयों का ज्ञान होता है। मैं राजस्थान से हूं तो यहीं की बात कर लेता हूं। कोटा के अंदर लाइट बनती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है। वहां से इलेक्ट्रिसिटी जो है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई कि ये जोधपुर की है, ये जयपुर की है, ये अजमेर की है, ये जो भी स्टेट, हर स्टेट को अपनी लाइट मिल गई। वहां से फिर अलग अलग तहसील लेवल पे, ग्राम पंचायत लेवल पे, गांव में सप्लाई जाती है। सबकी टाइमिंग होती है, इतने से इतने तक यहाँ कटौती है, इतने से इतने तक यहाँ लाइट रहेगी, इतने समय यहाँ 2 फेज रहेगी, इतने समय यहाँ 3 फेज रहेगी। लेकिन एक ट्रुथ है कि चाहे लाइट कहीं से आई हो और लाइट कहीं पर जा रही, अगर उजाला करना है तो बल्ब चाहिए। लाइट से रोशनी के लिए कंडीशन क्या है? बल्ब। मतलब चमक कौन सकता है? केवल बल्ब। अब ऐसा मत बोलना ट्यूबलाइट भी चमकती है, ट्यूबलाइट में वही है, बल्ब भी तो उसमें ही, मूर्खों। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो पूरी सप्लाई है, चेन है, इस सब का अल्टीमेट गोल क्या है? कि इस करंट को, इस लाइट को, इस सूचना को, इस इम्पल्स को यहां पहुंचाना, क्योंकि जलना इसी को। तो बत्ती किसकी जलती है? आत्मा की। तो ज्ञान आत्मा को होता है। इस पूरी प्रोसेस को ज्ञान उत्पत्ति क्रम कहते हैं। अब मान लीजिए कि मुझे सामने लाइट जलती हुई दिख रही है, या सामने मेरे सामने एक तस्वीर है, वो दिख रही है मुझे। तो तस्वीर जो है वो अर्थ है इंद्रिय का, क्या? रूप। उस रूप रूपी अर्थ को चक्षु इंद्रिय ने, रूप इंद्रिय ने ग्रहण किया, फिर उसने मन को दिया,
मन ने आगे ले जाके आत्मा को दे दिया और आत्मा को पता चला कि सामने तस्वीर है। अब ये जो मैंने तुमको समझाया कि इस तरह से ज्ञान हो रहा है, ये सब कुछ इतना फास्ट होता है कि ये पता ही नहीं चलता कि इलेक्ट्रिसिटी जो है इतना फास्ट मूवमेंट करती है। ठीक वैसे ही जैसे आपके घर से बिजली घर जो है वो 10 किलोमीटर दूर है, लेकिन जैसे ही वो वहां से तार जोड़ता है इधर पंखा चलना शुरू हो जाता है। ऐसा थोड़ी कि दिखता है कि वो लाइट आ रही है, अब पड़ोस वाले अंकल जी घर पे आ गई है, अब उस केबल पे उस पे जा रही है, उस तार से उस वायर से, ऐसा नहीं होता है फास्ट। मतलब समझे? ठीक वैसे क्या होती है ज्ञान। ये कंसेप्ट यहाँ समझना बहुत जरूरी है। शारीरिक स्थान में यही कंसेप्ट काम आएगा। यहाँ लिखा चेष्टा प्रत्यय भूतम इंद्रिय। चेष्टा, चेष्टा का मतलब आप समझो फ्लैक्चुएशन, कोई भी नई जानकारी। प्रत्यय होता है कारण का पर्याय, कारण हेतु। तो इंद्रियों के अंदर कोई भी फ्लैक्चुएशन होती है, ये बात आत्मा को पता चलती, इसमें कारण कौन है? मन। तो चेष्टा प्रत्यय भूतम इंद्रिय नाम इज मन। क्लियर है? इससे ज्यादा डिटेल इस टुकड़े की करने का तो मतलब नहीं है, वरना इस पर बात करना चाहे तो भले सुबह शाम तक कर सकते। इतना इसलिए समझा रहा हूं कि पक्का आएगा ये। अगली बात, मन के बारे में जो डिटेल है वो शारीरिक स्थान में, यहां पर इस बारे में इतनी बात नहीं कही। अब मन को याद करना हो तो LKG UKG वाला भी याद कर सकता है। कैसे? 1 2 3 4 5। जिसको 5 तक गिनती आती है वो मन का कोई क्वेश्चन गलत कर ही नहीं सकता। कैसे भैया? गाना ही मान लो इसको। एक मन है, 2 गुण है, 3 भेद, 4 कार्य, 5 विषय। अब बताओ इसको LKG UKG वाला कर सकता है कि नहीं? ठीक है बाबू, क्या है अभी आगे आ रहा, बात कर लेंगे। बस अभी के लिए बात क्या है? मन एक। मन को उभय इंद्रिय भी कहा जाता है। अपने शरीर में कुल 11 इंद्रिय होती है और इन 11 इंद्रियों में से 5 कर्मेंद्रिय होती है, 5 ज्ञानेंद्रिय होती है, जिससे अपने को ज्ञान होता है शब्द स्पर्श रूप रस गंध का, वो सब ज्ञानेंद्रिय। और जो हाथ पांव ये सब है, ये 5 कर्मेंद्रिय। मन कर्मेंद्रिय भी है और ज्ञानेंद्रिय भी है। लेकिन मजे की बात यह है कि आत्मा को जो ज्ञान होता है उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है मन। सत्व, रज और तम, जिसकी मात्रा जितनी होगी ये उसी तरह का ज्ञान जो है उसको मैग्नीफाई करके और आगे भेजेगा, एम्पलीफाई करके और आगे भेजेगा। जैसे कभी कभार हम सामान्य चीजें देखते हैं, उनको सामान्य समझते हैं, सामान्य चीज सुनते हैं, उसको सामान्य समझते हैं। लेकिन कभी कभार अपन, कोई व्यक्ति किसी और ओरा में उस बात को कह रहा होता है और अपन उसको कुछ और तरह से समझते हैं और फिर आत्मा को ज्ञान हो सकता है गलत हो जाए। आपका एक दोस्त है, वो आपके लिए कुछ अच्छा बोल रहा था 4 लोगों के सामने और उसका रिकॉर्ड है कि उसने आज तक किसी के सामने अच्छा बोला ही नहीं। आपने दूर से देखा, उसने, आप गए जब तक अपनी बात खत्म कर दी, फिर सब वो हंस रहे थे। अब आपने जो देखा उस पर आपके मन में उस व्यक्ति के लिए जो राजसिक और तामसिक भाव थे, उन्होंने कहा कि ये साला तेरी बुराई कर रहा होगा पक्का। वो चारों जैसे निकले, आपने उसे गिरिबान पकड़ लिया, साले क्या बोल रहा था उनको। अब वो आदमी मान लिया कि रोज बुराई करता है, लेकिन आपकी बुद्धि जो उत्पन्न हुई आत्मा के अंदर, वो गलत क्यों हुई? इस मन की वजह से। क्यों? कि उस व्यक्ति विशेष के लिए आपके मन में जो भाव थे वो सात्विक राजसिक तामसिक में से राजसिक तामसिक ज्यादा थे, क्रोध टाइप के, द्वेष टाइप के, है ना।
तो मन यहाँ पर सबसे बड़ा एम्पलीफायर है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग पढ़ते हैं, अब आप ये समझ पड़े कि यार BMS में आ गया हूँ, PG की तैयारी करनी है, पढ़ रहा हूँ। एक भाव ये है मन का। दूसरा भाव, यार रोज क्लास लेनी पड़ती है, पर क्या करें, पढ़ना तो पड़ेगा। तीसरा, यार मैं जिस सब्जेक्ट में, जिस पेथी में मुझे मेरी पूरी जिंदगी देनी है, एटलीस्ट मैं उसको एक बार मन लगा के पढ़ूं तो सही। मेरा क्या रिजल्ट होगा, मुझे कितना याद रहेगा, क्या पेपर आएगा, ये सब तो बाद की बात है। एक बार मैं मन लगा के जिन किताबों के साथ मुझे पूरी जिंदगी गुजारनी है, जिस ज्ञान के सहारे, उसके बारे में जो बेसिक्स हैं, जो चीजें हैं, उनको क्लियर तो करूं। मैं मेरा नॉलेज तो वो रखूं या उतना बढ़ाऊं कि किसी भी मेरे साथ के व्यक्ति से या मेरे पेशेंट के लिए अगर मुझे जरूरत पड़े तो मैं एटलीस्ट बेसिक के बेस पे लॉजिक लगा सकूं। अगर मैं टाइम बीतने के कारण चीजें भूल भी जाऊं तो मेरे बेसिक्स तो रहेंगे ना कि यार ऐसे होता था। अब यही मन है, पहले वाला होगा वो 40-50% पढ़ पाएगा और उसको पढ़ने में भी मौत आएगी। 2 घंटे पढ़ेगा तो अरे यार बहुत हो गया। दूसरा वाला था वो 2-3 घंटे पढ़ लेगा, मजबूरी है साहब, क्या करें, पढ़ना पड़ेगा, PG के अलावा ऑप्शन नहीं है, PG से ये आपको अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी, आप क्लासिफाइड हो जाओगे। तीसरा, जो तीसरे तरह का आदमी है ना, वो अगर 8-10 घंटे भी पढ़ ले, उसको ये नहीं लगेगा कि इसको पढ़ के मैं परेशान हो रहा हूँ या थक रहा हूँ या बोर हो रहा हूँ। ये गारंटी है मेरी। और संहिताओं को जिस दिन मन लगा के पढ़ोगे, ऐसा बोलते हैं ना, मन लगा के पढ़ना। मन लगा के क्या, मन को किताब के पेज के बीच में दबा के, एक अच्छी और पॉजिटिव सोच के साथ में। देखो, अच्छी सोच कब आती है, जब आप कुछ खोने का और पाने का जो होता है ना समीकरण, वो बंद कर देते। खोना पाना ये तो फिर बाजार वाला सिस्टम हो गया ना, कि मैं पैसे दिए तुम मेरे को चीज दे। अब तुम खुद से क्या कह रहे हो, मैं पढ़ रहा हूं, तो खुद को ही बोल रहे हो तो मैं चाहता हूं मैं सेलेक्ट हूं। लेकिन जिसको न खोने का डर है न पाने की कोई खुशी है, वो अगर अच्छे से कंसंट्रेट होके पढ़े तो उसको कौन सी चीज नहीं समझ में आ सकती और कौन सी नहीं याद रह सकती। सवाल है डेडिकेशन। तुम 3 घंटे की मूवी देखने जाते हो या मैं भी जाता हूं, तो दिमाग में रहता है कि भाई मेरे फेवरेट स्टार की मूवी है, या उस राइटर की लिखी हुई मूवी है, या उस डायरेक्टर की है, या उस प्रोड्यूसर की है, उसका काम अच्छा है। 3 घंटे की मूवी सिंगल बार देखने के बाद में तुम पूरी की पूरी बार आके सुना सकते हो। बुद्धि तो ये वही है ना। अगर भोंट होते तो वो नहीं याद रहती। नालायक अपना, आप एक्चुअली आपका मन नालायक, और मन की भी गलती नहीं है। जिंदगी में अपन पढ़े तो कभी है ही नहीं, मैं भी नहीं पढ़ा, अब आके जरूर थोड़ा बहुत पढ़ लिया होगा, लेकिन इस तरह की पढ़ाई या मन लगा के पढ़ाई जिसको बोलते हैं वो कभी करी नहीं। देखो 10वीं तक तो वैसी क्या पढ़ाई करी है, वो तो सब करते हैं इसलिए करनी पड़ती है। 11वीं-12वीं में तुमको सब्जेक्ट, पक्की बात है कि अपने अंदर तो बुद्धि नहीं होती इतनी कि साइंस लूँ, कॉमर्स लूँ, बायो लूँ। बायोलॉजी दिलवा दी किसी ने, पापा ने, भाई ने, कोई परिवार में था, ऐसे। अब उसके बाद में, और अगर तुमने उस टाइम बुद्धि लगा के ली तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं, फिर भी ले ली। आगे साहब डॉक्टर बनना है, कोशिश करी, हो सकता है किसी के हालात नहीं रहे हो, लेकिन ज़्यादातर लोगों के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं कि उतना नहीं पढ़ पाए या उतना कंसंट्रेट नहीं कर पाए जितना करना चाहिए था, और उस कंपटीशन से बाहर हो गए। अब डूबते को तिनके का सहारा कौन? पुण्यम शाश्वतम बुबुदे पितामह। ब्रह्मदेव ने सहारा दिया आयुर्वेद के रूप में, आ गए इधर। तो इसलिए बोलता हूं कि अपने अभी तक पढ़ाई करी नहीं। ये जिंदगी में पहला और आखिरी मौका है जब अपन पढ़ सकते। इस हम पढ़ लेंगे, लेकिन इसमें भी मन लगा के पढ़ोगे तो कुछ बनोगे, क्योंकि भीड़ यहां भी बहुत है। और मैं सही बता रहा हूं, हमेशा संहिता ज्ञान के हिसाब से पढ़ो कि मुझे ये चीज जान। देखो, जिज्ञासा जिसकी मर गई ना, वो आदमी कुछ नहीं सीख सकता।
अगर तुम्हें इसको पढ़ने में इंटरेस्ट है और तुम्हारे मन में सवाल आते हैं तो तुम सही जा रहे हो। तुम सोच रहे हो चरक संहिता पढ़नी है, सेकंड ईयर पास होना है, या फिर टारगेट पीजी वाले में यार सूत्र स्थान से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं तो जो जो मार्क करवा रहे हैं वो रटने हैं, डायरी में और लिख लिए, शॉर्ट नोट्स और बना लिए, उस आदमी का मामला गड़बड़ है। तो थोड़ी श्रद्धा रखो, थोड़ा सा अपना डेडिकेशन इसमें दो, और ये डेवलप करने के लिए आपको इसको टाइम देना पड़ेगा और इसको किताब से हटके और एक मतलब जीवन शैली की तरह पढ़ना पड़ेगा कि भाई ऐसा करना चाहिए, शरीर में ऐसे होता है। देखो एक जिज्ञासा इतनी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको ये तो होना चाहिए यार मेरे शरीर में है क्या, मनुष्य का शरीर कैसे बना और इतना मानव कैसे डेवलप हो गया, और हमारी पुरानी किताबें इसके बारे में क्या कहती है। जिस आयुर्वेद को पूरी दुनिया इस टाइम बड़ी उम्मीद की जो है हिसाब से देख रही है, मैं उसकी सबसे बड़ी पोस्ट पे चतुष्पाद में सबसे श्रेष्ठ कौन, भीषक, वो बनने जा रहा हूँ। तो मुझे खुद को तो पता हो, बाकी तो भीषक पहले भी खूब बने थे, तुम्हारे साथ भी खूब बनेंगे, तुम्हारे बाद भी खूब बनेंगे, लेकिन मलाई ऊपर हो जाती है, बाकी मामला सब नीचे रह जाता है। ठीक, तो मन सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर है। मेरा कहने का मतलब है अपने मन को कंट्रोल करने की कोशिश मत करना, जितना दबाओगे उतना भागेगा। उससे सवाल करो कि अगर मैं ये अब नहीं करूँगा तो मुझे कितना नुकसान होगा, मेरे साथ के लोग कहाँ पहुँच गए या कहाँ पहुँच जाएंगे और मैं यहीं रह जाऊँ। तो मन से बड़ा कोई इन्फ्लुएंसर नहीं है, जो भी ज्ञान आपको प्राप्त होता है वो मन से होता है। ठीक, इसलिए चेष्टा प्रत्यभूतम इंद्रियाणाम। नेक्स्ट, आगे बढ़ते, आगे बढ़ोगे तो ये गिनती हुई, एक मन, दो गुण, अणुत्व, एकत्व, ठीक है, तीन भेद, प्रवर, मध्यम, अवर, और सात्विक, राजसिक, तामसिक, चार कार्य, ये भेद, ये चार कार्य कौन कौन से? इंद्रिय अभिग्रह, इंद्रियों से जुड़ता है, और खुद इंद्रिय तो संयम से निग्रह, प्लस ऊह्य और विचार, पांच विषय। ऊहा और विचार इसके कर्म भी होते हैं और इसके विषय भी होते हैं। इसके पांच विषय नीचे विमर्श में लिखे हुए आ जाएंगे आगे। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो, जब वो पढ़ें तब यह बाकी तीनों लिखते हैं, चिंत्य, धैर्य और वो सारे। फिफ्थ कोटेशन पढ़ता हूं, लिखता है स्व अर्थ इंद्रिया संकल्प अव्याभिचरेण एके अस्मिन् पुरुषे सत्वं रजस्तमं सत्व गुण योगात् च न च अनेक। ये जो मन है उसको यहाँ सत्व रूप में बोला गया। ये जो सत्व है ये हर व्यक्ति के शरीर में रहता है, और सत्व, रज और तम तीन तरह के गुणों की इसके अंदर प्रधानता रहती है। मतलब तीन तरह के गुण जो है कभी कम कभी ज्यादा घटते बढ़ता रहता है। तो ऐसा लगता है कि एक ही आदमी अच्छा भी है बुरा भी है। ऐसा थोड़ी कि जो अच्छा आज आपके लिए अच्छा हो किसी के लिए बुरा होगा। तो इस हिसाब से तो उस आदमी के अंदर डबल पर्सनैलिटी होगी, ऐसा नहीं। भाव सत्व, रज और तम के आधार पर है। तो क्लियर कर रहा है कि भाई वो अनेक नहीं है, एक ही व्यक्ति का मन है। न च अनेक तुम न हयो एकम एक कालम अनेकेषु प्रवर्तते। एक समय में ये मन इन पांच में से किसी एक से ही जुड़ा हुआ हो सकता है। मतलब तुम थिएटर गए, थिएटर क्या ये जो चल रहा है वो भी थिएटर है। अभी तुम पढ़ रहे हो, क्लास ले रहे हो, अब एक हाथ में तुम्हारे पॉपकॉर्न है खाने की,
लाना मत, ऐसे बोल रहा हूँ। मम्मी कहेगी कैसा टीचर है, खाना सिखाता है। पानी पूरी खा रहे हो, पॉपकॉर्न खा रहे हो, पिज्ज़ा खा रहे हो, और क्या होता है, पाव भाजी खा रहे हो, और फ्रेंच फ्राइज खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, बिस्किट खा रहे हो, हाइड एंड सीक, ओरियो, जो भी खा रहे हो। इतने सारे नाम बताएं तुमको ताकि कुछ तो उसमें से खा रहे हो तो खा रहे हो। अब सोचो, टेस्ट किया, इधर तो टेस्ट आ रहा है फ्रेंच फ्राई का, सॉल्टी है, सॉस लगा हुआ है, और तुम चबा रहे हो, क्रंची भी है, मुंह बंद कर, ठीक है। अब दूसरी तरफ उस क्लास की तरफ देख रहे हो तो मैं तुम्हें दिख रहा हूँ, और तीसरी तरफ तुम मुझे सुन रहे हो। तो इस हिसाब से तो मन इस टाइम 3 चीजों से जुड़ा हुआ है। लेकिन यही मन जब तुम्हें टेस्ट आ रहा होता है तो तुम ना तो कुछ देख पा रहे हो ना सुन पा रहे हो। उसी दौरान उधर से कोई आवाज आती है तो रसेंद्रिय को छोड़िए किधर भागता है, श्रोत्रेंद्रिय की तरफ। वहां सुना, देखा स्क्रीन पे कुछ चल रहा है, उधर भागा, देख। ये सब कुछ इतना फास्ट होता है कि ऐसा लगता है कि सब जुड़े हुए। तो एक समय में मन केवल एक ही इंद्रिय से जुड़ता है। जिस समय आप देख रहे होते हैं उस टाइम आप सुन नहीं रहे होते हैं, जिस टाइम आप सुन रहे होते हैं उस टाइम बाकी के चारों काम नहीं हो रहे होते। तो एक साथ कुछ भी नहीं होता, पांचों के साथ अलग अलग समय पे जुड़ते। तस्मात ने एक काल सर्व इंद्रिय प्रवृत्ति, इसलिए एक ही समय में मन की सभी इंद्रियों में प्रवृत्ति नहीं होती। नेक्स्ट, ये वो लिख लेना, चिंत्य, विचार, हुआ, ध्येय और संकल्प, ये मन के 5 विषय। तो यू भी कॉमन होता है, यू वी क्या है, ये कार्य भी है और विषय भी, ठीक है। बाकी चिंत्य, ध्येय और संकल्प, ये 3 ऐड। नेक्स्ट, न्याय दर्शन का एक श्लोक है विमर्श में, युगपत ज्ञान अन उत्पत्तिर मन सुलिंग, या युगपत ज्ञान न उत्पत्तिर मन सुलिंग। युगपत एक साथ ज्ञान नहीं होता है, ये मन का लक्षण है, मतलब उसकी प्रॉपर्टी, क्वालिटी, गुण। तो पूछ ले कि ये किसके लिए, फिल इन द ब्लैंक्स देके, तो मन किसने कहा, तो न्याय दर्शन, ठीक। नेक्स्ट, 7वां कोटेशन, मन पुरे सराणी इंद्रिय अर्थ ग्रहण समर्थानी भवन्ति। मन एम्पलीफायर है। अगर ट्रांसमीटर मान लो, अगर जो बिजली घर से लाइन आती है उसको सीधा बल्ब से जोड़ दें, बल्ब फट जाएगा। ट्रांसफॉर्मर लगता है, वैसे जैसे आप मोबाइल चार्ज करते तो एडेप्टर लगाते, सीधा लगा के देखो एक दिन। तो उस एडेप्टर का काम कौन करता है, मन। मने पुरे सराणी इंद्रिय अर्थ ग्रहण समर्थानि भवन्ति, मन के अधीन इंद्रिय अर्थों को ग्रहण करने में समर्थ होती। इस बात को थोड़ा अलग से समझो। इंद्रिय अर्थ ग्रहण कर रही है, इस बात का पता कैसे चलेगा, जब आत्मा को ज्ञान हो। और अगर मन नहीं होता आत्मा को ज्ञान नहीं हो सकती। इसलिए ऐसा समझा गया कि मन के अधीन ही इंद्रिय अर्थों को ग्रहण करती है। आपको कुछ चीज सुनाई नहीं दे रही है, ये दिखाई नहीं दे रही, आपका मन कहीं और है, तो फिर ऐसा ही तो माना जाएगा कि मैंने देखा ही नहीं, मैंने सुना ही नहीं। आपने जनरली बोले मैंने ध्यान नहीं दिया। आपने क्या बोला, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो ध्यान नहीं दिया मतलब मन कहीं और था। तो मन सही होता तो अपने आप सुनाई देता। तो मन के अधीन ही इंद्रिय अर्थों को ग्रहण करने में समर्थ, फील इन द ब्लैंक्स में आता ही, ठीक। नेक्स्ट, अगला कोटेशन, इंद्रिय पंच 5 ज्ञानेंद्रिय सबको पता है, चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, रसन, स्पर्श। एक बात क्लियर कर दूं, बच्चों की तरह मत करना इमेच्योर बिहेवियर। आंख इंद्रिय नहीं है, इंद्रिय का अधिष्ठान है। चक्षु है इंद्रिय, श्रोत्र इंद्रिय होती है, कर्ण उसका अधिष्ठान है। प्रिंसिपल का ऑफिस होता है ना, तो प्रिंसिपल ये है
अब कोई पूछे प्रिंसिपल कहाँ है और प्रिंसिपल अपने कमरे में है, तो रूटीनली क्या बोलते हैं कि उस कमरे के अंदर है। ठीक वैसे ही नाम रूड हो गया किताबों में इसी तरीके से। बाकी प्रिंसिपल वो कमरा थोड़ी है, प्रिंसिपल तो उसमें बैठा आदमी, तो वो तो उसका अधिष्ठान है, उसके रहने की, बैठने की, काम करने की जगह है। तो चक्षु इंद्रिय, श्रोत्र इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, घ्राण की जगह नासा इंद्रिय का अधिष्ठान है, अभी आ जाएगा। रसन जीवा उसका अधिष्ठान है, रसन इंद्रिय। स्पर्शन इंद्रिय, त्वक उसका अधिष्ठान। नेक्स्ट, इन पांचों के अपने अपने द्रव्य, ये सबको पता होगा। पांचों इंद्रियों में ख मतलब आकाश, वायु, ज्योति, आपह जल और भूपृथ्वी, इन पांचों इंद्रियों के अधिष्ठान। चक्षु इंद्रिय कहाँ रहती? अक्षि में, श्रोत इंद्रिय कर्ण में, घ्राण इंद्रिय नासा में, रस इंद्रिय जीवा में और स्पर्श इंद्रिय त्वक। ये पांच इंद्रियों के अधिष्ठान। ग्यारहवां कोटेशन, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पांच इंद्रियों के अर्थ है, विषय है। ये वो ऑब्जेक्ट है जो इंद्रियों के संपर्क में आते हैं, जिनको इंद्रिय ग्रहण करती है और फिर इनसे जो ज्ञान प्राप्त होता है वो आगे भेजती है। अब आत्मा को पांच तरह की बुद्धि पैदा होती है इन पांच प्रकार की इंद्रियों से। कुछ सुनाई दे रहा है तो वो श्रोत इंद्रिय की बुद्धि, कुछ दिखाई दे रहा है तो चक्षु इंद्रिय बुद्धि। इसी तरह पांचों इंद्रियों के आधार पर पांच प्रकार की क्या हो जाती है? बुद्धि। एक और क्वेश्चन बना, बुद्धि के भेद कितने होते हैं? फर्स्ट आंसर करना 5। 5 ऑप्शन में नहीं हो तो करना है 2, सद्ध और निश्चात्मक। 10वीं का रिजल्ट आया, उस टाइम मोबाइल नहीं हुआ करती थी। 10th का रिजल्ट आ गया और दुकान वाले के वहां पे बेसिक फोन लगा हुआ था। पिताजी ने पहले ही वहां नंबर दे रखे थे, अपने घर पे बेसिक था, फोन किया, अरे साहब रिजल्ट बताना बच्चे का क्या रहा, बच्चे का रिजल्ट। उसने लगाया, हाँ जी सर फेल हो गया। वहीं पे पिताजी ने प्रसाद दे दिया फोन के पास में। ये सद्य ज्ञान था, फेल हो गया पता चल गया, ठीक है। 4-5 दिन बाद पिताजी गए दुकान की तरफ कि साहब वो मार्कशीट देना। पिताजी ने मार्कशीट देखी, उसने रोल नंबर में गलती कर रखी थी, वो तो कोई और ही था, लेकिन उसके फादर का नाम मैच करता था। दुकान वाला आपका नाम जानता नहीं था, पिताजी का नाम जानता था, तो पूरा कॉन्फिडेंस में बोल गया कि फेल है। पिताजी ने वापस रिजल्ट निकलवाया, मार्कशीट आई, उसमें बन रहे 73%। और आप 73 जूते पहले ही खा चुके। अब जो बुद्धि उत्पन्न हुई वो कौन सी? निश्चात्मक। समझ आया? जो देखा वो समझा, वो सत्य। जो देखा उस पर चिंतन मनन करके और कंफर्म किया और फिर जो ज्ञान वो निश्चय। थर्ड आंसर, अनंत बुद्धि। अनंत बुद्धि कैसे? हर एक इंद्रिय की अपनी बुद्धि होती है, चक्षु इंद्रिय की, रूप इंद्रिय की, रस इंद्रिय। अब कितनी चीजें आप देख सकते हो वो अलग अलग बुद्धि काउंट की जाए, कितनी सुन सकते हो वो अलग बुद्धि काउंट की जाए, तो अनंत हो जाती है। ऑल करना हो तो ये ऑल है, और एक आंसर करना हो तो 5। आगे बात समझ, आगे बढ़, इसी में लिख रहा है पंच इंद्रिय बुद्धि चक्षुर बुद्धि आदि का। चक्षुर बुद्धि आदि का से 5 को निपटा दिया। फिर लिखा है सॉरी, क्षणिका निश्चात्मिक। ये क्षणिका वाली सद्य, ये क्षणिका वाली ही क्या है? सद्य या क्षणिक। अबे मान जा, ठीक है। आगे बढ़े, ये वो टेबल है पांचों की, 5 × 5 25 वाले।
पुराने वाली किताब में एक ही पेज पे, इस पे दो अलग अलग किताब, वो दो अलग अलग पेज पे। उत्तराखंड 2015 में इस एक लाइन से दो क्वेश्चन आए थे। यहां क्या लिखा है? अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह। पहला क्वेश्चन, कितने होते हैं? 4। मन, मनोअर्थ, बुद्धि और आत्मा। चैति अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह। पहला क्वेश्चन बन गया। दूसरा रेफरेंस चरक सूत्र 8। तीसरा, शुभ अशुभ प्रवृत्ति निवृत्ति हेतु। टुकड़ा आ जाइए, कौन? अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह। एक सेकंड। तीन क्वेश्चन यहां से बनते हैं। अब यहां पर डायरी में लिखने जैसी चीज है साइड में। अध्यात्म द्रव्य दो होते हैं, मन और आत्मा। अध्यात्म गुण 6 होते हैं, जो आपको पढ़ा दी। प्रयत्न पे एंड हो रहा था, बुद्धि से शुरू हो रहा था। अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह ये 4। अध्यात्म द्रव्य कहा जाता है मन और आत्मा। तो 2 4 6 है। अध्यात्म द्रव्य 2, अध्यात्म गुण 6 और अध्यात्म द्रव्य गुण 4। ये कौन कौन से? मन, मनोअर्थ, बुद्धि और आत्मा। बुद्धि और ये जो नीचे लिखा है ये बिल्कुल डिफरेंट चीज है। ये भी डायरी में लिखना इसी के साथ। अंतःकरण चतुष्ट 4 होते हैं। अंतःकरण चतुष्ट तो 4 ही होंगे। कौन कौन से होते हैं? मन, महत, अहंकार, चित्त। बहुत से लोग या बहुत से स्टूडेंट हर साल पूछते हैं कि साहब मन और चित्त तो एक ही होते हैं, फिर अलग क्यों? लिख दिए लिखने वाले। इस अंतःकरण चतुष्ट का फिलोसॉफी के अंदर बहुत यूज होता है, इसलिए फेमस क्वेश्चन। वहां चित्त की मन से भिन्न व्याख्या की गई, मतलब दोनों के अंदर भेद बताया गया। तो मन, महत, अहंकार और चित्त ये चारों अंतःकरण चतुष्ट कहलाते हैं। डायरी में आगे देखो। द्रव्य आश्रितम च कर्म। कर्म द्रव्य के आश्रित होता है। यद उच्चते क्रियते। और यहां कर्म से क्रिया को ग्रहण किया जाता है। अलग बात है, लेकिन इनके साथ बता दें। नेक्स्ट, इंद्रियों के कहता है तत्र अनुमान गम्यानाम। अब सुनो, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 में से एक भी प्रत्यक्ष नहीं होती। न तो देखी जा सकती है, न सुनी जा सकती है, न स्पर्श की जा सकती है, न उसका आस्वादन किया जा सकता है, न उसकी कोई स्मेल। चक्षु इंद्रिय को कोई नहीं देख पाया, नेत्र को सब देख सकते। तो इन इंद्रियों का पता कैसे चलता है? अनुमान से। क्वेश्चन, जो इंद्रिय स्वयं प्रत्यक्ष करवाने का काम करती है उनका खुद का ज्ञान किस प्रमाण से होता है? अनुमान प्रमाण से। लास्ट लिखता है तत् स्वभावात् विभुत्वात् च। विभु का अर्थ होता है स्पेशलिटी। कान का काम सुनना है तो सुनेगा, नेत्र का काम देखना है तो सिर्फ देखने का ही काम करे। अपने अपने अर्थों को
अपनी अपनी इंद्रिय ही ग्रहण करती है। ठीक, ये दोनों टुकड़े आ सकते हैं किसके लिए? इंद्रियों के। नेक्स्ट, आगे चलना, और जो नेक्स्ट कोटेशन है आपका सद्वृत्त का वर्णन, वहां आ जाना। सद्वृत्त के वर्णन में लिखा है सद्वृत्त के लिए अर्थ द्वय की प्राप्ति होती है सद्वृत्त के पालन से। अर्थ द्वय कौन सा है? आरोग्य और इंद्रिय विजय। अब मेरी बात सुनो, आरोग्य का मतलब तो शारीरिक रूप से स्वस्थ, इंद्रिय विजय का मतलब मानस स्वास्थ्य उत्तम। ये दोनों क्या कहलाते हैं? अर्थद्वय। और इनकी प्राप्ति किससे होती? सद्वृत्त के पालन से। फिजिकली ठीक है, मेंटली ठीक है, और सद्वृत्त क्या दे सकते? अब सद्वृत्त क्या है सुनना। कोड ऑफ कंडक्ट लिखता है देव गो ब्राह्मण गुरु वृद्ध सिद्ध आचार्यन अर्चितम। चरक अनुसार इन 7 भावों की पूजा करनी चाहिए। देवता, गाय, ब्राह्मण, गुरु, वृद्ध व्यक्ति, सिद्ध व्यक्ति और आचार्य। तो दूसरा लाइन लिखता है द्वय कालो उपस्प्रसित, ये वाला 2 टाइम नहाना चाहिए। जरूरी थोड़ी सारी सद्वृत्त का पालन करें, सर्दियों में ऐसे रिस्क नहीं लेनी चाहिए। और तुम लोग नहीं लोगे, मैं जानता हूँ, हर साल आते हो, मुझे हर साल का पता है, अनुमान प्रमाण से ये तय। दूसरी लाइन के आगे लिखता है त्रिपक्ष से के समश्रु लोम नखान सार। 15 दिन में 3 बार नाखून काटने चाहिए, बाल कटवाने चाहिए, शेविंग करवानी चाहिए। चरक, शिशित, वाग्भट तीनों एक पक्ष में 3 बार। लेकिन एक आचार्य हैं शार्पाणी, और शार्पाणी भैया क्या बता के गए कितने दिन में? किसी को पता है? शार्पाणी के अनुसार केश, मशरू, नख वगैरह कब कटवाने चाहिए? 3 माह में 1 बार। बाकी सब चीजों में चरक, शिशु जिंदाबाद। अब कहीं तो शार्पाणी की मान लेनी चाहिए ना। ये चरक, शिशु, वाग्भट तीनों है, ठीक है। चरक की सारी बातें मान रहे हैं, एक आधी बात उसकी मान रहे। आंसर पहला उसी से करना, चरक से, ठीक है। आगे मैं लाइन चतुष्पथा नाम नमस्कृता। जब भी किसी चौराहे से निकले तो उसको नमस्कार करके निकलना चाहिए। मतलब कर्तव्य वाला भाव, कृतज्ञता वाला नहीं होना चाहिए, कृतज्ञ वाला भाव रहना चाहिए। आगे लिखता है अतिथि नाम पूजकम पितृव्य पिंड दान। तो बहुत जबरदस्त बात लिखी हुई। काले हितम मितम मधुर अर्थवाद, समय पे बोले, हितकर बोले, मित मतलब कम बोले, मीठा बोले, अर्थवाद, और आप जो बोल रहे हो तो कुछ मीनिंग निकले वैसा बोले। आगे लिखता है हेतुर इश्यू फलेर नेश। तुम्हारा एक क्लासमेट था, उसने फाइनल ईयर टॉप कर दिया बीए में से, और मान लो कि वो तुम्हारे पड़ोस में उसका रूम था, और तुम्हें पता है कि साला सोता रहता था 8-8, 9-9 घंटे तक, 2-4 घंटे किताब उठाता था, और इसके उल्टे तुम थे 15 घंटे पढ़ते थे, लेकिन तुमसे ज़्यादा नंबर आ गए उसमें फाइनल। अब पीजी की तैयारी शुरू कर रहे हो, तो उससे बिना बात की जल रहे हो। गलत, जलो, लेकिन कैसे? हेतुर ईर्ष, कारण से जलो। उस चीज का कारण पता करो कि कम पढ़ने पर भी इसके ज्यादा नंबर कैसे आए। फलेर न ईर्ष, उसको जो फल मिला है उससे जलन मत। रेफरेंस आता है इसका, चरक सूत्र 8। आगे लिखता है भीता नाम आश्वास, जो डरे हुए हैं, अगर आप पास कोई डरा हुआ आदमी आ जाए तो उसको और मत डराओ, उसको आश्वासन दो कि सब ठीक हो, ठीक है। आगे चलते हैं भोजन के संदर्भ में सद्वृत्त।
बाकी तो सब पता ही है, हाथ पांव धोने चाहिए, मुंह धो के खाना चाहिए, वो सब ठीक है। दूसरी लाइन के लास्ट में लिखता है न उदग मुखो न भी मना, भोजन हमेशा उत्तर में मुंह करके ही खाना चाहिए और बिना मन के कभी नहीं खाना चाहिए, पूरे मन के साथ खाना चाहिए। चौथी लाइन के लास्ट में लिखता है न परियुषितम अन्यत्रम, परियुषित का अर्थ होता है बासी। पुराना। कहता है इनको छोड़कर, आगे वाली लाइन आगे कोटेशन में आ जाएगी, इसी में कंटिन्यू में, इनको छोड़कर बाकी सब चीजें ताजी खानी चाहिए, इनको बासी यूज कर सकते। ये पर्युषित यूज करने योग्य है और अपन करते भी हैं। जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो फिश खाते होंगे। फिश जैसे मान लो कि साउथ इंडिया से आ रही है और नॉर्थ इंडिया जा रही है, दिल्ली में मिल रही है, तो उसको यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो वो मांस हो गया। हरी तक, नींबू और अदरक सबसे ज़्यादा चलने वाली चीज़ें, फ्रिज में हमेशा आपको ताज़ी लगेगी, चाहे 5 दिन पुरानी हो। उसकी जगह 5 दिन पहले पालक ला के रखा होता तो पूरा फ्रिज खराब कर देता। शुष्क शाक। शुष्क शाक का मतलब है कि मुझे नहीं पता आप लोग अगर यहाँ राजस्थान से बाहर से बिलोंग करते हो तो वहाँ पे ऐसा होता होगा, अगर नहीं होता होगा, सब जगह होता है। यहाँ पर कुछ सीजनल सब्जियाँ होती है जिनको बॉईल करके प्रिजर्व करके रख लेते, सुखा बॉईल किया, सुखा दिया, फिर वो प्रिजर्व हो जाए, सूखी। तो ये शुष्क शाक। फिर आता भक्ष्य फल, ड्राई फ्रूट्स पुराने खाते हैं अपन, ऐसा थोड़ी कि काजू आज ही केरल से तोड़ के लाएगा तो ही खाऊंगा, सब्जी वाले नहीं तो तेरी वापस ले जाए, ऐसा नहीं होता ना। तो मांस हरितक शुष्क शाकम भक्ष्य फल, ये पर्युषित खाने योग्य। ऊपर वो लिख भी दिया इसने अगली लाइन। आगे देखो, न शेष भुगम शाद अन्यत्रम दधि मधु लवण सत्तु सर्पिभ। ये कहता जब भी आप खाना खाएं थोड़ा सा खाना छोड़ देना चाहिए थाली में, लेकिन इनको कभी नहीं छोड़ना, इनको हमेशा पूरा खाना है। क्या? दधि मधु लवण सत्तु और सर्प, ये हमेशा पूरे खाने हैं, ठीक है। न नक्तम दधि भुजित, वापिस वही बात कि भाई दही जो वो रात को नहीं खाना चाहिए। आगे क्या लिखता है? न सत्तून और न ही सत्तू खाना है रात। फिर लास्ट लिखा है सत्तू के लिए न छित्वा द्विजेर भक्षित, दांतों से चबा चबा के और सत्तू को नहीं खाना चाहिए। ये कुछ सामान्य नियम है, सत्य सत्य मास। आगे चलोगे और आगे चलोगे तो कोटेशन नंबर 25 में लिखता है न अति समय जहियातम, ज्यादा टाइम खराब नहीं करना। फिर लिखता है न संध्यासु अभी आहार अध्ययन स्त्री स्वप्न सेवीशा। लिखो संध्या काल में वर्जित कर्म। फर्स्ट आंसर 5 भाव प्रकाश। संध्या काल में वर्जित कर्म, फर्स्ट आंसर भाव प्रकाश जाएगा। उसे नंबर लिख दिए श्लोक में 5 बाई भाव प्रकाश। चरक से पूछिए तो 4 क्वेश्चन में लिखा हो चरक अनुसार सायकाल में कौन कौन चीजों का त्याग करना चाहिए? 4 है, भोजन, अध्ययन, स्त्री सेवन और स्वप्न। भाव प्रकाश ने इन 4 चरक वालों में और क्या जोड़ दिया? भ्रमण। बस भाव प्रकाश, बस भ्रमण, ठीक है। नेक्स्ट 27वां कोटेशन, न चंचलम मनो अनुभ्राम्येत, इस चंचल मन के चक्कर में नहीं पड़ना है। न बुद्धि इंद्रियाणाम अति भारम दद्यात्, इसका रेफरेंस याद रखें। चरक से बुद्धि इंद्रियों पर अधिक भार नहीं दे, मतलब अंडर प्रेशर कभी नहीं रहना। और कुछ लोगों में आदत हो जाती है ऐसे कि बिना बात का प्रेशर फील करके, और क्योंकि आप अगर प्रेशर में रह के कोई भी काम करते हो तो आप उसको सही से कर ही नहीं सकते। एकदम पूरे मन से और
मतलब वही मन वाली बात जो बताई थी कि आप फोकस्ड, ओरिएंटेड और पॉजिटिविटी के साथ अगर किसी फील्ड में आगे बढ़ते हैं, उसके बारे में जानते हैं, तो आपको लगता है मैं कुछ ज्ञान जो है वो ले रहा हूँ कहीं से, कोई नॉलेज गेन कर रहा हूँ, तो उसमें आप बहुत कुछ पढ़ जाते हैं, बहुत कुछ सीख जाते हैं। और एक आप फोर्सफुली कर रहे हैं, यार तो पढ़ना ही पड़ेगा, तो गड़बड़ हो जाए। तो पढ़ना ही पड़ेगा वाले दिमाग से पढ़ोगे तो न बुद्धि इंद्रियाणाम अति भारम, न च अति दीर्घ सूत्र, बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। नेक्स्ट, इस 8वें अध्याय में जो 29 नंबर का कोटेशन है उसमें लिखा है कि सद्व्रत के पालन से इन 8 भावों की प्राप्ति होती है। ब्रह्मचर्य, ज्ञान, दान, मैत्री, कारुण्य, हर्ष, उपेक्षा और प्रशम मतलब शांति। 8वां चैप्टर है, 8 भाव याद रह जाएगी। स्टार्टिंग याद रखनी है कि किसका फल है, सद्व्रत के पालन का फल। उसी पेपर में उत्तराखंड वाले में जिसमें अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह पूछे गए थे, इस चैप्टर से तीसरा क्वेश्चन पूछा गया कि चरक संहिता में मनो हेतु चतुष्टयम का वर्णन कहाँ। तो मनो हेतु चतुष्टयम का वर्णन इसी अध्याय में, बस अपन ने नहीं पढ़ा क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं था। मनो हेतु चतुष्टयम क्या है? अयोग, अतियोग, मिथ्या योग और समयोग। इस तरह से आपका 8वां चैप्टर होता है खत्म, और 9वां चैप्टर और नया